हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज हम इस लेक्चर के साथ ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर 10th स्टैंडर्ड का जो कि सिमिलैरिटी है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो फिलहाल हम 10th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों सिमिलैरिटी, इसके साथ साथ जो मैथ्स 1 का यानी अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, वो दोनों साइमल्टेनियसली लेंगे, मतलब वो भी चालू रखेंगे ये भी, ठीक है। तो आपको रोज दोनों के लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि 9th के भी वीडियोस आ सकते हैं जल्दी, ठीक है। जैसे स्कूल चालू होती है मैं 9th के वीडियोस भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा। और 11th 12th के तो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी शुरू हो जाएंगे। 12th के है, 11th के भी महाराष्ट्र बोर्ड के अवेलेबल कराऊंगा। इस चैनल पे आपको सारे 9th 10th 11th 12th मिलेंगे, ठीक है। 9th का कैसे होगा, 9th का रेगुलर नहीं आएगा, 9th का एक चैप्टर खत्म हो गया, कुछ दिन का गैप, फिर 9th का चैप्टर ऐसे होगा, ठीक है। इस पे आपको मैथ्स के प्लस फिजिक्स, जो कि आपका साइंस में जो फिजिक्स का पार्ट है वो मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। तो 9th 10th 11th 12th सबके लिए, ठीक है। 12th के ऑलरेडी अवेलेबल है पिछले साल के, लेकिन पिछले साल हम इतना एक्सपीरियंस नहीं थे इस सब में, तो वीडियोस उस लेवल के नहीं है। लेकिन इस साल से हम एकदम प्रोफेशनल लेवल के वीडियो बनाने वाले हैं, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। और एनसीईआरटी अगर कोई आपका है, सीबीएसई में आपका अगर कोई दोस्त है वगैरह या आप हो, तो आपके लिए स्टडी विद यूनिक एनसीईआरटी नाम से एक नया चैनल है, उस पर 10th 11th फिलहाल वही दो जो हमारे मेन है 10th और 11th, ठीक है, उससे रिलेटेड लेक्चर्स मैथ्स के और फिजिक्स के आते हैं, ठीक है। और 12th के भी जल्दी शुरू कर देंगे, और हो सके तो 9th भी करेंगे, लेकिन पहले महाराष्ट्र बोर्ड को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ सिमिलैरिटी का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। मार्केटिंग बहुत हो गई अब क्योंकि, ठीक है सर। चलिए अब सिमिलैरिटी जो है आपका चैप्टर, ठीक है, इसमें सिमिलर वर्ड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब आप बोलते हो कि ये सेम टू सेम है ना, बिल्कुल ऐसा बोलते हो क्या आप रियल लाइफ में, ठीक है। तो एक्चुअली सेम टू सेम यानी क्या, या सिमिलर का मीनिंग क्या है। देखो टॉपिक स्टार्ट करने को मैं कर सकता हूँ कि फर्स्ट टॉपिक बच्चा है कि रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू ट्राइंगल, उसके बाद आप बीपीटी देखोगे, धीरे धीरे ऐसे आप टॉपिक देखोगे इसमें, ठीक है। तो टॉपिक तो मैं साथ में बताते चलूंगा, वो दिक्कत नहीं है। इसमें आप सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ोगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम, और यहाँ भी इस टोटल चैप्टर में 5 से लेके 6 थ्योरम्स है, ठीक है। तो देखो ये सिमिलैरिटी जो चैप्टर है, ठीक है, इसका अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो देखो मूवीज में आपने बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं हिस्टोरिकल, जैसे कि आप देखो बुर्ज खलीफा, या आपने एक आधा मूवी देखा होगा उसमें कोई स्टेशन वगैरह, मतलब रेलवे स्टेशन वगैरह को गिर रहा है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में गिरता है क्या, क्या सच में ट्रेन का एक्सीडेंट होता है मूवी में, क्या सच में कार को इतने उड़ा के वो फोड़ वोड़ देते हैं, महंगी महंगी 2-3 करोड़ की कार, क्या सच में उड़ाते हैं, नहीं, वो मॉडल होते हैं। तो वो जो मॉडल होते हैं वो रियल चीज से सिमिलर होते हैं, ठीक है। मतलब अगर बहुत बड़ा, अगर सपोज बुर्ज खलीफा सपोज 800-900 मीटर जितना भी होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता कितना है, तो वो उसका मॉडल बनाएंगे 1-2 मीटर का, और कैमरा के सेटअप के थ्रू आपको ऐसा लगेगा कि वो रियल बुर्ज खलीफा है, ठीक है, लेकिन है नहीं। या असली के बुर्ज खलीफा को गिराएंगे क्या, नहीं, वो तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे ही होता है, मतलब मॉडल्स के थ्रू यानी सिमिलर, उससे सिमिलर है वो, लेकिन रेशो में छोटा है, बहुत छोटा है रेशो में, ठीक है। जैसे कि आपने रोल्स रॉयस देखी होगी, ठीक है, कार सबको पता है, लेकिन उसका मॉडल आता है, आपको पता होगा उसका छोटा मॉडल जो कि रियलिस्टिक लगता है, बिल्कुल कार के जैसा ही होता है, बिल्कुल रियल कार जैसा, लेकिन वो मॉडल है, ठीक है, वो रियल कार तो नहीं ना, हम बैठ नहीं सकते उसमें। तो इसे कहते हैं आप सिमिलर चीज है, ठीक है। सिमिलर यानी रेशो तो हो, रेशो में अलग होंगे, ठीक है, वो असली चीज और कोई दूसरी चीज जो कि उसका सिर्फ प्रोटोटाइप या मॉडल होगा, ठीक है, वो साइज में फर्क रहेगा लेकिन दिखेगा सेम टू सेम, ठीक है। चलिए अपीयरेंस से सेम टू सेम रहेगा, ओके। तो सबसे पहला इसमें जो हम सीखने वाले हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वो सीखेंगे रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बताना चाहूंगा और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आप पढ़ चुके हो इन 9th, ठीक है। ट्रायंगल्स जो चैप्टर था उसमें आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हो, अब सिमिलैरिटी यहाँ पढ़नी है। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या फर्क होता है, ठीक है। जैसे देखो मैं 2 ट्रायंगल बनाता हूँ सपोज, ठीक है, देखो ये एक ट्रायंगल और इसके बिल्कुल सेम टू सेम, देखो ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। ये अगर एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, और ये अगर पीक्यूआर है, तो बिल्कुल देखो ये बिल्कुल इक्वल है। इक्वल यानी इनका एक एक डायमेंशन सेम है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, अगर ये 6 है तो ये भी 6, अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, ठीक है। इसका एक एक एंगल भी सेम है, ये एंगल और ये एंगल, सारे एंगल भी सेम है, ठीक है। लेकिन सिमिलर अगर होती है ट्रायंगल, ये है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कौन से, कॉन्ग्रुएंट, ये है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इस साइड मैंने कॉन्ग्रुएंट का बनाया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है।
ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये आगे है, लेकिन मैं चाहता था कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी से बता देता हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैं कोई दूसरा ट्रायंगल बनाता हूँ, सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। देखो अब मैं सिमिलर ट्रायंगल्स बनाऊंगा, एक मिनट। हाँ चलिए क्लोन करते इसे। देखो अब ये सिमिलर वाला, फिलहाल इसने तो सेम टू सेम साइज का बना है, लेकिन मैं इसे छोटा कर दूंगा। ये रेशो वाइज सेम है, ठीक है। ये वैसे एक्चुअली सेम नहीं है, रेशो वाइज सेम है, ठीक है। ये सेम है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। जैसे देखो अगर मैंने बोला ABC, ठीक है, तो ये क्या हो गया PQR। तो अगर ये 6 होगा तो ये सपोज आधा होगा तो 3 होगा, ये 5 होगा तो ये बड़ा है सबसे, तो ये 8 बोल देते, ये बड़ी साइड दिख रही, ये 4, ये हो जाएगा आपका 7, तो ये हो गया 3.5, कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब रेशो वाइज इसका 1:2 का दोनों में रेशो है, ठीक है। रेशो वाला रिलेशन है इनमें, इनमें डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट वाला रिलेशन नहीं है, ठीक है। समझ गए। तो ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये थोड़ा सा मैंने आपको रिवीजन कराया, जो कि आप 9th में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, वही मैंने यहाँ बताया है, ठीक है। कुछ नया नहीं बताया मैंने, ओके। और यहाँ देखो ये जो ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब इसका मीनिंग क्या हुआ सर? तो इसमें तो डायरेक्ट AB इज इक्वल टू PQ है, लेकिन इसमें AB और PQ का कुछ रेशो है जो इन सबके इक्वल है। देखो इसका रेशो अगर निकालो तो लोगे तो ये इसके आधा है, ये इसके आधा है, ये इसके आधा है, मतलब इसका रेशो 2:1 है अगर ABC को ऊपर रखता हूँ तो, ठीक है। मतलब ट्रायंगल ABC अगर मैं बोलूँ कि इसकी AB अपॉन PQ का रेशो जो है वो है 2:1, क्यों, ठीक है। क्योंकि ये अगर डबल है तो ये इसके हाफ है, ठीक है। तो क्या एंगल्स में ऐसा होता है सर? नहीं, एंगल्स तो इसके भी इक्वल रहेंगे, एंगल्स का टेंशन नहीं, ठीक है। एंगल्स का टेंशन नहीं है, ठीक है। एंगल इसके भी इक्वल ही रहेंगे, एंगल नहीं बदलने वाले, ठीक है। मतलब इसमें साइड्स प्रोपोर्शनल रहेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स में, लेकिन इसके जो एंगल्स है वो इक्वल रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जो बेसिक अंतर है, जो डिफरेंस है, वो बताना चाहता था मेरी ओर से, ठीक है। वैसे ये बहुत आगे है, ये हमारे शायद से 3rd एक्सरसाइज में, लेकिन मैं चाहता था कि एक बार आपको रिवाइज हो जाए। देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में साइड्स भी इक्वल टू इक्वल, बिल्कुल डिक्टो, सेम टू सेम, जितनी इधर लेंथ है उतनी दूसरे की, एंगल्स भी इक्वल, लेकिन इसमें साइड्स प्रोपोर्शनल रहेंगे, मतलब रेशो में रहेंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे इसके साथ अगर ये ली तो ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, करस्पॉन्डिंग यानी समझते हैं ना आपको। देखो नीचे वाले के साथ नीचे वाला, ऐसे वाले के साथ ऐसे वाला, ऐसे वाले के साथ ऐसे वाला। अब इसकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, लेकिन फिलहाल आपके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2:1, इसका भी रेशो 2:1, इसका भी रेशो 2:1। क्लियर बात? कोई दिक्कत यहाँ पे? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है। हाँ एंगल्स के बारे में बात करूँ तो एंगल्स इसके भी इक्वल होते हैं, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी को बढ़ूंगा, ठीक है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि टेक्स्ट बुक में है, पहले आप एक बार थोड़ा सा इसे चाहो तो नोट करो, ठीक है। 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू ट्रायंगल, ठीक है। थोड़ा हेडिंग दे देता हूँ पहले। रेशियोज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स। एक मिनट, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते क्योंकि जरूरी यही है, ठीक है। इसमें टोटल 3 केसेस है बच्चा। कितनी केसेस है? 3 केसेस, ओके। तीनों की तीनों केसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक मिनट, थोड़ा सा, तीनों की तीनों केसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है। पहली केस सिंपल वाली है, ठीक है। फिर बाकी 2 केसेस, किसी में बेस इक्वल है, किसी में हाइट इक्वल है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाते, ओके। चलिए कोई भी 2 ट्रायंगल बना सकते हैं अपने मन से, कैसे भी, ठीक है। देखो ये 2 ट्रायंगल्स है, ठीक है, ठीक है। चलो तो सपोज मैं इसको नाम देता हूँ ABC, इसे नाम देता हूँ PQR। मेरी एक एक बात आप ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि एक मैं ऐसी बात बोलूंगा इसमें जिसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो अगले एक्सरसाइज में आएगा 1.1 में, वो सॉल्व होगा, ठीक है। इस लेक्चर में तो मैं प्योरली यही पढ़ाऊंगा आपको, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स। उसके बाद मैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज लूंगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये 2 ट्रायंगल्स एक दूसरे को नहीं पहचानते, इनमें कोई तालमेल नहीं है, ना ये सिमिलर है, ना कुछ है, ना कुछ है, ठीक है, ठीक है सर। फिर भी हमें इनके एरिया का रेशो निकालना है, ठीक है सर। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया कैसे निकाला जाता है ट्रायंगल्स का।
ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, ठीक है, वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप आराम से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, वरना फॉर्मूला एक बार देख लो। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। ठीक है सर, चलिए अब आगे देखिए। अब यहाँ मैं इन ट्रायंगल्स में इनकी हाइट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, हाइट, क्योंकि हमें हाइट चाहिए। देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस तो है, बी सी क्यू आर बेस है, ए बी पी क्यू बेस है, ए सी पी आर बेस है। अब बहुत से बच्चों को ये सवाल है कि सर बी सी और क्यू आर तो बेस है, ओके, लेकिन क्या सच में ए बी और पी क्यू बेस है, ए सी और पी आर बेस है? हाँ, आपके देखने के तरीके से वो भी बेस है। अगर आप ऐसे देखोगे इसे, एक बार थोड़ा मैं देखो, इसे अगर मैं ऐसे देखूँ तो मेरा बेस कौन बन गया, ए बी। अब देखो और एक बार, अब अगर मैं इसे ऐसे देखूँ तो मेरा बेस कौन बन गया, डी सी। ठीक है, तो ऐसे आप बेस, इस तरीके से आप अलग अलग अगर ओरिएंटेशन से देखोगे, पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो आपको अलग अलग बेस दिखेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर तो फिर एक ट्रायंगल को क्या 3 बेस होते हैं? हाँ बिल्कुल, इसे भी 3 बेस है, इसे भी 3 बेस है। ठीक है सर, तो क्या हाइट भी 3 है? बिल्कुल है, 3 हाइट भी है बच्चा। ठीक है, देखो अगर यहाँ से मैं कैसे हाइट बनाऊँ, एक मिनट थोड़ा सा देखो, यहाँ से मैं एक हाइट बनाता हूँ, सपोज ए डी, क्या बोलता हूँ यहाँ, ए डी, यहाँ बोलता हूँ पी एस, पी एस। ठीक है, चलो यहाँ पी एस, यहाँ ए डी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ ए डी हाइट है, यहाँ पी एस हाइट है। ओके सर, क्या यहाँ से हाइट बन सकती है? बिल्कुल, यहाँ से भी एक हाइट बना सकते हैं ऐसे। क्या ऐसे हाइट बन सकती है? बिल्कुल, यहाँ से भी बन सकती है। तो क्या हर बार आपका एरिया अलग अलग आएगा? नहीं 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 नहीं, आप अगर बेस और हाइट करस्पॉन्डिंग में लोगे, मतलब अगर आप सपोज बी सी ले रहे हो बेस, तो ए डी ही हाइट लेना। कभी भी ये बी के साथ इधर सपोज मैं कोई दे देता हूँ एस, तो बी एस हाइट मत ले लेना। ठीक है, ए सी के साथ ये हाइट लेनी पड़ेगी आपको। ए बी ले रहे होंगे तो ये हाइट, ये सी के साथ यहाँ कोई पॉइंट होगा, एक्स वाई जेड जो भी होगा। ठीक है, तो याद रखना, जो बेस ले रहे हो ना, उसके ऊपर जो हाइट गिर रही है वो हाइट को लेना, तो आपका एरिया हमेशा कांस्टेंट आएगा। मतलब आप चाहो तो ये बेस ये हाइट ले लो, ये एसी बेस ये हाइट ले लो, ए बी बेस ये हाइट ले लो, और बी सी के साथ तो एडी है ही। ठीक है, वैसे यहाँ क्यू आर के साथ पी एस लोगे तो जो आंसर आएगा वही पी क्यू के साथ ये आर वाली जो भी यहाँ एक्स वाई जेड होगा वो लोगे तो आएगा। यहाँ पी आर के साथ जो भी यहाँ क्यू के साथ क्यू एस, सपोज क्यू पी जो भी होगा वो भी सेम टू सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर जो भी आप बेस लोगे, सपोज एक्स ले लेते हैं, ठीक है, तो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमेशा आपका एरिया क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसका टेंशन आपको लेना नहीं है। ओके, लेकिन बेस और हाइट हमेशा चूज करते समय याद रखना कि बीसी के साथ एडी ले लेना, वरना यहाँ एक बी एक्स बेस बना लोगे तो एसी के साथ बी एक्स ले लोगे, सॉरी बीसी के साथ एक्स ले लोगे, दैट इज गलत। ठीक है, दैट इज रॉन्ग, एसी के साथ बी एक्स ही लेना है। ठीक है, बीसी के साथ एडी ही लेना है। ठीक है, चलिए आप समझ गए। अब लगता है कि आपको मेरी बात समझ गई होगी। ठीक है, अब इतना डिटेल मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें बच्चे बहुत बार मैंने देखा है कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, नहीं आप नहीं होंगे, कोई और होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी समझ जाए। ठीक है सर, अब आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया ना। अब रेशियोज ऑफ एरियाज देखते हैं। ठीक है, तो पहले इसका बेस हाइट लिख लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, बीसी इज द बेस एंड एडी इज द हाइट। बीसी sec BC is base, sec AD is height। ठीक है, दूसरा इन ट्रायंगल PQR, QR is base, sec QR is base, sec PS is height, PS is height। ठीक है, ठीक है सर, अब यहाँ तक तो बात सही है, हाइट बेस वगैरह सब हो गया, मेल मिला हो गया। अब एरिया देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है बच्चा, बीसी, हाइट क्या है बच्चा, एडी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है, क्यू आर। ठीक है, हाइट क्या है, पी एस,
बिल्कुल ठीक है। चलिए अब यहाँ इसे आप बोल दो नंबर 1, इसे आप बोल दो नंबर 2। ठीक है, ऐसे क्यों बोला सर आपने नंबर 1 नंबर 2? क्योंकि यहाँ मैं अब केस में ये अपॉन में लूंगा, क्योंकि मुझे रेशो चाहिए ना। रेशो क्या होता है? अपॉन में लेना होगा हमें दोनों को। ठीक है, तो देखते हैं ये कोई भी दो ट्रायंगल है जो एक दूसरे को नहीं जानते, उस केस में हमारा रेशो कैसे आता है वो देखना है एरियाज का। ठीक है, इसका फायदा क्या है सर? इसका फायदा है बेटा कि जब बीपीटी लगाते हैं, बीपीटी तो बीपीटी बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, रियल लाइफ में भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारी चीजें सिर्फ थ्योरी है। अब इसका आप तब यूज करोगे जब आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे, अच्छे अच्छे हाई लेवल का एडवांस लेवल का मैथ्स पढ़ोगे, तब ये बेसिक थ्योरम से आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन ट्रायंगल, ऐसे इन नहीं लिखूंगा, चलो फ्रॉम 1 and 2 लिखते डायरेक्ट, फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू हाफ इंटू बीसी इंटू एडी। यहाँ क्या लिखोगे? हाफ इंटू बीसी इंटू एडी। ओके, समझ रहे हो? ठीक है, हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस, हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, यहाँ देखिए हाफ हाफ कैंसिल, क्या बचा? बीसी इंटू एडी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस, बीसी इंटू एडी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। ठीक है सर, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू ट्रायंगल। क्या आ गया? यहाँ आ गया आपका ये कि इसका बेस इंटू हाइट अपॉन दूसरे का बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते क्या सर? बिल्कुल लिख सकते। इसे मैं छोटा कर रहा हूँ, एक बार जरा नोट कर लेना। 1 2 3 नोट कर लिया? ठीक है सर, अब मैं इसे साइड में ले रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट जरा। ठीक है, देखो इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर जनरलाइज फॉर्म में? देखो जरा देखो इधर, इसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म, z लिखो s लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, मैं एबीसी को ट्रायंगल 1 बोलता हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। ठीक है, इज इक्वल टू बेस 1 इंटू हाइट 1, बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2। बस यही तो आ गया भाई जनरलाइज फॉर्म। इससे ज्यादा कौन सा जनरलाइज फॉर्म चाहिए? ठीक है, मतलब अब ये किसी भी ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है, कोई भी दो ट्रायंगल उठा लो उस पे एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये हो गया केस 1। एक्चुअली ये सिर्फ आपका हो गया है केस 1। क्या हो गया? केस 1। अभी दो केस बाकी है, एक केस में बेस इक्वल ले लेंगे, एक में हाइट। ठीक है, तो एक बार आप ये जरा देख लो फिर आगे चलते। ठीक है, अब ये जरा याद कर लेना। ठीक है, इसके सहारे अगले आराम से हो जाएंगे। ठीक है, और ट्रायंगल मैं बनाऊंगा नहीं अभी आगे, तो आप जरा ट्रायंगल को भी एक बार देख लो, फटाफट ट्रायंगल आगे बना। ठीक है, तो अब आपको ये तो समझ गया 3 हाइट 3 बेसिस वाला मामला, यहाँ तक क्लियर है। जनरलाइज फॉर्म क्या किया मैंने? सबसे पहले मैंने एरिया लिया, फिर एरिया में बेस और हाइट देखा। ठीक है, मतलब उसके पहले ट्रायंगल बना के बेस और हाइट देखा, कोई भी दो ट्रायंगल बनाए। ठीक है, फिर मैंने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट और एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड, मतलब एबीसी और पीक्यूआर, इनका एरिया लिया। फिर एरिया को रेशो में लिया, रेशो चाहिए था इसलिए अपॉन में लिया, तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया। इसका बेस बीसी इंटू एडी, इसका बेस क्यूआर इंटू पीएस। ठीक है, तो बीसी इंटू एडी क्यूआर इंटू पीएस, ये आपका रेशो आ गया। ठीक है, और इसको जनरलाइज फॉर्म में जब किया हमने तो क्या किया? फिर हमने बच्चा इसको ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बोल के, बेस 1 बेस 2 बोल के और हाइट 1 हाइट 2 बोल के इसको जनरल, पूरा जो हमारा जनरलाइज फॉर्म है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जरा इसको नोट कर लेना 1 2 3। ओके, ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको ये थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, केस 2 लिख रहा हूँ, यही लिख रहा हूँ, इसी पेज पे लिखूंगा मैं केस 2। ठीक है, अब इसके सहारे केस 2 लिखेंगे। ठीक है, तो देखो जरा केस 2 देखिए कि अगले पेज पे लिखूं। चलो अगले पेज पे लिख लेता, छोड़ो अच्छे से लिखेंगे थोड़ा। ठीक है, अब केस 2 देखो, अब आपको वहाँ का थोड़ा बहुत याद होना चाहिए केस 2 के लिए, बाकी मैं बोल नहीं रहा हूँ बहुत कुछ।
थोड़ा बहुत याद है, ठीक है। अब देखो केस टू, केस टू। अब केस टू अगर आप देखोगे बच्चा, ठीक है, तो केस टू में क्या हो जाएगा, मैं बेस इक्वल ले लूंगा। इफ बेसेस आर इक्वल, इफ लिख लेते, इफ बेसेस आर इक्वल। यहाँ बहुत सारे शब्द यूज होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, सेम, और आपको क्या मिल सकता है, इफ बेसेस आर इक्वल, कॉमन भी हो सकता है शब्द यूज, कॉमन। डिपेंड करेगा किस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। अगर कभी ऐसे सैंडविच सिचुएशन मिलती है तो या कॉमन बोलेंगे या सेम बोलेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं। अब सारे शब्द वैलिड है भाई, जो आप बोलो, ठीक है। चलिए, तो ये ऊपर का विजिबल होगा ही आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये तो दिख ही रहा होगा पूरा क्लियर, ठीक है। ठीक है सर, चलिए अब आगे चलते। यहाँ तक बात क्लियर है। अब तो ट्रायंगल बना लेते हैं ना, हाथों हाथ रेट से बना लेता। चलो यही बना लेता, मैं हाथ से बनाता हूँ, ठीक है। आपने वो तो देख ली ABC, और यह ट्रायंगल PQR जो कि अलग होने चाहिए। इसकी हाइट थोड़ी बनाने में दिक्कत जाएगी। PQR, ठीक है। बेस देखो, बेस मैंने आसपास सेम ही बनाया। एक मिनट जरा बेस खींच लेते इसका, क्योंकि बेस सेम है ना दोनों के, तो बेस सेम दिखना चाहिए, ठीक है। बेस सेम दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब मैं यहाँ लिखूंगा BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ देखिए, अब यहाँ आप हाइट बना लो, AD, यहाँ PS, ओके, ठीक है सर। चलिए आगे सॉल्व करते। देखो आपको यहाँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR मैं एक साथ लिख रहा हूँ, आपको पता है ना, अब आपको पता है, पिछले इसमें आपने देखा था, इसलिए मैं अब यहाँ थोड़ा कंबाइन करके लिख रहा हूँ, ठीक है। बेस, या ऐसे लिखता है सेक BC, या साइड BC भी लिख सकते हैं, सेक BC कॉन्ग्रुएंट सेक QR, कॉन्ग्रुएंट सेक QR, ओके सर, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, सेक BC कॉन्ग्रुएंट सेक QR, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये गिवन है, ये क्या है बच्चा, गिवन है, ठीक है। अब आगे, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे, AD इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। AD इज हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। PS इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल PQR, PS इज हाइट ऑफ ट्रायंगल PQR। ये अपने मन से लिख सकते हो आप, कैसा लिखना है आपको, ठीक है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिखना है, यही चीज़ है, नहीं नहीं नहीं, वो आप चाहो तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन लिख लो दोनों ट्रायंगल की, फिर लास्ट में ये लिखो, वो भी ओके है, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हाफ इंटू बेस क्या है, QR इंटू हाइट है PS, ठीक है। ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है, ठीक है। चलिए मैं सेम ही प्रोसेस करूंगा पूरी, कोई अदला बदली नहीं करूंगा, प्रोसेस वैसी की वैसी, ठीक है। सिर्फ इस बार मुझे पता है कि BC और QR इक्वल है, तो जब मैं अपॉन में लूंगा तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, फ्रॉम 1 and 2 एरिया ट्रायंगल ABC upon area triangle PQR is equal to half into base into height, half into base into height upon half into base into height, half into QR into PS, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना भाई, QR और PS इक्वल है, यही तो इम्पोर्टेंट चीज है पूरे क्वेश्चन की, ठीक है। थोड़ा इसे हाईलाइट भी कर देते हैं, हो गया हाईलाइट। चलिए तो BC और QR क्या हो जाएंगे बच्चा, हाफ की तरह कैंसिल, बिल्कुल पोपट लाल बोलता है कैंसिल कर दो इन्हें, ठीक है सर, मतलब मैं, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ आप लिख सकते हो अब आगे कि देयरफॉर
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AD अपॉन PS। ठीक है, तो ये भाई आपका यहाँ आ गया है। ठीक है, मतलब जो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल है वो हाइट्स के इक्वल है, क्योंकि AD और PS तो दोनों हाइट है ना, क्योंकि बेस कॉन्ग्रुएंट कॉमन सेम जो भी आपको बोलना है वो होने के कारण वो कैंसल आउट हो गए जब हमने रेशियो लिया, मतलब जब हमने अपॉन में लिया। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब इसे जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखा जाए, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, जनरलाइज फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, देखो जनरलाइज्ड फॉर्म क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू हाइट 1 अपॉन हाइट 2। ठीक है, यहाँ थोड़ा रंग बदलना पड़ेगा क्योंकि आजू बाजू में भी लाली है। चलो हरा रख, ठीक है, क्लियर। अब आगे आगे देखा, आगे देखो, रुको छोड़ना मत, अभी करना है सॉल्व। इसको और एक सेंटेंस लिखना चाहूंगा मैं। ठीक है, इफ बेसिस ऑफ टू ट्रायंगल्स, आप स्पेलिंग में लिखना टू। ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट या इक्वल, जो भी आपको शब्द लिखना है आप कोई भी लिख लेना, ऑप्शनल में है सारे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज is equal to ratios of their height, equal to ratio of their corresponding heights भी लिख सकते हैं या सिर्फ हाइट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको स्टेटमेंट एक याद होगा तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और आप जब लगाओगे इसे, आप जब इसे अप्लाई करोगे इन क्वेश्चन, तो आप लिखोगे सबसे पहले बेसिस इक्वल है, फिर लिखोगे कि एरियाज आर प्रोपोर्शनेट टू हाइट्स। ठीक है, क्योंकि बेसिस इक्वल है। ठीक है, तो वो भी लिख दूं क्या मैं कहीं, देखो ये ब्लू कलर से लिखता हूँ। एरियाज आर प्रोपोर्शनेट टू हाइट्स। ठीक है, ये आप लिखोगे क्वेश्चन में। ठीक है, ये सेंटेंस आप लिख दोगे। अरे यार नीला क्यों नहीं आ रहा, अरे भाई मेरे नीला क्यों नहीं आ रहा, ये हैशटैग गलत हो गया ना मेरा। अरे यार इसको रंग ही बदलता, रुको एक मिनट, इसका भी नीला कर देता ना, बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, तो ये जरा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए, तो अब मैं अगला जो है ना वो इसी में कर देता हूँ। ठीक है, इसी में। ठीक है, अब इसी में मैं अलग ट्रायंगल नहीं बनाऊंगा अगले के लिए। ठीक है, इसी में निपटाता हूँ मैं उसे, क्योंकि यही है वो, कौन है वो, कौन है नहीं, यही है वो। ठीक है, चलिए, तो अब मैं अगले इसमें क्या करूँगा, सिर्फ जो आपके कॉमन हाइट्स है, चलो अगले पेज पे बनाते, जान दो ना, क्या इतना सोचना। चलिए देखिए, केस 3, केस 3। ठीक है, केस 3 क्या होगा, इफ हाइट्स आर इक्वल कॉन्ग्रुएंट सेम कॉमन। ठीक है सर, बात सही है। दो ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ABC, थोड़ा स्पीड से, थोड़ा सा। ठीक है, हाइट्स आर इक्वल ना, PQR। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा ब्लैक से बना लेते हाइट वगैरह। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल।
चलिए अब आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर seg AD and PS are equal. seg AD congruent seg PS, ये भी गिवन, और ये दोनों की दोनों हाइट्स है। क्या है? हाइट्स। देखो AD और PS क्या है? हाइट्स है। क्या है? हाइट्स है। ओके ठीक। अब आगे एक मिनट, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे हम? यहाँ तक क्लियर है ना बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आप समझ ही गए होंगे मैं करने क्या वाला हूँ। आगे मैं लिखूंगा कि BC एंड QR, ठीक है। तो sec BC इज बेस ऑफ ट्रायंगल ABC, sec QR is base of triangle PQR. Therefore अब थोड़ा सा स्पीड से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू QR, सॉरी QR क्या लिख दिया मैंने, AD, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू QR इंटू PS, QR इंटू, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। देयरफॉर हम ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AD, हाफ इंटू BC इंटू AD अपॉन हाफ इंटू QR इंटू PS, QR इंटू PS। ओके बच्चा, इस बार AD और PS का आंसर। क्यों? क्योंकि इस बार ये दोनों इक्वल है ना, हाइट्स आर कॉन्ग्रुएंट, या सेम या इक्वल या कॉमन, जो भी आप बोलो, ठीक है। चलिए ठीक है, कॉमन तो नहीं है भाई, वो सेम कॉन्ग्रुएंट इक्वल ओके, कॉमन यानी सेम ही हो जाएंगे। सेम का है मतलब एक ही इसमें, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कट गया, ठीक। अब देखिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है, जो कि है बेसिस, ठीक है। तो जनरलाइज फॉर्म लिखते हो ना सर हर बार, वो भी लिखो, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप कि भाई हाइट्स इक्वल थे इसीलिए बेसिस कट गए, तो रेशियोज ऑफ एरिया आ गया इक्वल टू रेशियोज ऑफ हाइट, ठीक है। ये आप समझ गए, ठीक है। इसको थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। जनरलाइज फॉर्म देखो जरा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू, ये है B1, BC है B1 और ये है B2। जैसे पिछले इसमें H1 अपॉन H2, वैसे ही इसमें B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2। ओके सर, ठीक है। तो ये आ गया आपका जनरलाइज फॉर्म। तो यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं लिखोगे सर? बिल्कुल लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे भाई स्टेटमेंट, वो तो हमारा अधिकार है, ठीक है। स्टेटमेंट जरूर लिखूंगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देता, एक बार चाहो तो आप नोट कर लो। अब एक बार मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो अगर दो ट्रायंगल्स में उनके हाइट्स इक्वल है तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। मतलब अगर हाइट्स इक्वल होंगे तो रेशियो जो है एरिया का वो बेसिस के इक्वल होगा, और अगर बेसिस इक्वल होंगे, ठीक है, देन द रेशियोज ऑफ एरियाज is equal to the ratio of their heights which is visible here, and here it is about bases के equal है area का ratio and the heights are equal। जब heights equal है तो ratios are of area is equal to the ratios of bases, ठीक है। चलिए तो यहाँ मैं लिखता हूँ if heights of two triangles are equal, then ratio of areas is equal to ratio of
बेसिस, ठीक है, इक्वल टू बेसिस। ठीक है सर, बिल्कुल, एक बार जरा देख लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ रहा है आपको, कोई दिक्कत? मैंने अब ये तीनों केस रिपीट करता हूँ एक बार, देखो। पहले तो मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल वगैरह के बारे में बताया, ये कॉन्ग्रुएंट सिमिलर क्या होता है। फिर मैंने आपको सीधा सीधा रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स जो कि प्रॉपर्टी वो बताई। उसमें मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, फिर हमने दो ट्रायंगल्स लिए, एनी टू ट्रायंगल, कोई भी दो उठा लो, ठीक है। फिर वो दो ट्रायंगल का कैसे एरिया का रेशियो निकालते वो बता दिया, ठीक है। और इसका जनरलाइज फॉर्म भी दे दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन ट्रायंगल 2 B1 इंटू H2 H1 अपॉन B2 इंटू H2, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक केस लिया जिसमें मैंने बेस इक्वल लिया, ठीक है, जो कि टेक्स्ट बुक में भी है। तो अगर बेसिस इक्वल होते हैं देन द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू देयर हाइट्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर हाइट्स करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ठीक है, अगर बेसिस इक्वल है तो। लेकिन अगर तीसरे केस में हमने देखा कि अगर हाइट्स के इक्वल है, अगर हाइट्स इक्वल है आपका, दो ट्रायंगल्स में हाइट्स इक्वल है आपके, ठीक है, तो उस केस में द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दैट टू ट्रायंगल्स हुज हाइट्स आर इक्वल देन द रेशियोज विल बी इक्वल टू, रेशियोज ऑफ एरियाज विल बी इक्वल टू रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है, या थ्योरम आप जो भी बोलो, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे इसका, ठीक है, तो वो एक ही इसमें खत्म कर देंगे हम, ठीक है। तो हो सके तो लेक्चर के साथ नोट्स बनाया करो जिससे कि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो अब ऐसे ही रेगुलर लेक्चर्स आएंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सितंबर से पहले 10th का सिलेबस तो खत्म कर दूंगा, फिर साथ में हम बाद में स्टेट बोर्ड जो आपकी रिलीज करता है क्वेश्चन बैंक, वो क्वेश्चन बैंक भी आपको मैं कराऊंगा, और कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मैं कराऊंगा। सिर्फ 10th की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 10th 11th 12th सबके, ठीक है, 11th में तो बोर्ड होता ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।